हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। जैसा कि आप सभी को इसमें दिक्कत आ रही है तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा देती हूँ। पिछली वीडियो में आपने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोध को बताया था कि प्रतिरोध होता क्या है। उन्होंने अपने नियम में बताया था V बराबर I R। V हमारा विभवांतर, I विद्युत धारा यानी कि करंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज, ये है करंट और ये हमारा है प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम से ही बता रहा है कि ये विरोध करता है, ये करंट को बहने में अड़चन पैदा करता है। और प्रतिरोध हमारा जो परिपथ था उसमें इसे इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है कांटे जैसा रास्ता, तो ऑब्वियसली विद्युत धारा को चलने में दिक्कत होगी। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा कम होगी। ठीक है, साथ में मैं इनके मात्रक भी बता देती हूँ। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसे V से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसे A से लिखते हैं। और प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। ओम वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ही इसका मात्रक बताया था और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। पूरा नीचे से नहीं मिला दोगे, जीरो नहीं बनानी है, इस तरीके से ऐसे करना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रतिरोध का मात्रक। अब जैसे कि आज की आपकी वर्कशीट में प्रश्न नंबर 2 है जिसमें आप सभी को दिक्कत आ रही है। प्रश्न है, एक तार जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है और खींचे जाने पर उसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी हो जाती है, तो जो खींचने के बाद तार का नया प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तभी हम उसे आगे कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। सपोज़ ये एक तार है, अभी मेरे पास तार नहीं था तो मैंने ये लिया है। ये तार है, सपोज़ इसकी लंबाई है ये L। ये क्या है, इसकी लंबाई L और ये इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, जब हम इसे खींचेंगे तो क्या होगा बताइए। जब हम इसे खींचेंगे तो आप देख रहे हैं लंबाई बढ़ रही है। क्या इसकी जो त्रिज्या है या इसका मोटापन है वो भी उस पर फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल, इसका मोटापन आधा हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ खींचने का बताया गया है, तो आपको लगेगा कि सिर्फ लंबाई में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आपको देखना है इसके क्षेत्रफल में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो जब हम तार को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी और उसकी त्रिज्या घटेगी, यानी कि उसका एरिया क्षेत्रफल भी फ़र्क पड़ेगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न में कैसे आपको हैंडल करना है। जब तार को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, साथ में उसकी क्षेत्रफल घटता है। तो चलिए, क्वेश्चन जैसे कि हमारा बता रहा था कि एक तार था जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R था और खींचने पर उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, तो नया प्रतिरोध बताना है। तो इसके लिए हमें तार की पहले वाली स्थिति और खींचने के बाद जो स्थिति है उनके बारे में जानना होगा। तो ये मैंने एक ड्रॉ किया है तार खींचने से पहले, जिसकी लंबाई हमने ले ली, मान ली L1। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए खींचने से पहले L1 और खींचने के बाद L2, और साथ ही त्रिज्या खींचने से पहले R, और जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि त्रिज्या आधी हो जाती है तो खींचने के बाद त्रिज्या R/2। डायग्राम से देखने पे आपको पता चल रहा हो कि भाई खींचने के बाद लंबाई बढ़ रही है, साथ में उसकी त्रिज्या घट रही है। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। खींचने से पहले का क्षेत्रफल A1, खींचने के बाद का क्षेत्रफल A2। तो यहाँ नीचे ये एक सर्कल है, बेलनाकार आकृति है। नीचे एरिया लेने के लिए सर्कल का हमें फॉर्मूला पता है πr², तो वैल्यूज़ लगा देते हैं। A1 का क्या हो गया, R हमारा खींचने से पहले R ही था तो ये रहा। खींचने के बाद हमारी त्रिज्या आधी हो जाती है तो R की वैल्यू R/2 लगा देंगे, πr/2 और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो R² और 2 का स्क्वायर खोल देंगे तो बटा 4। तो यहाँ तक हमने अभी A1 और A2 का मान निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर A2/A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A2 और A1 हमने अभी निकाल लिया था, तो हम इनका मान रख देते हैं A2 πr²/4, साथ में A1 πr²। तो जो कटता है हम उसे काट देते हैं। पाई से पाई कट रहा है, R² से R² कट रहा है, तो हमारा A2/A1 बराबर आ जाता है 1/4। साथ में अब मैं चाह रही हूँ कि मैं नए वाले एरिया का मान निकाल लूँ, यानी कि मुझे सिर्फ A2 चाहिए। तो मैं A1 को यहाँ भाग हो रहा है तो ऊपर आकर गुणा हो जाएगा। तो A2 बराबर
A1/4। इस वैल्यू को हमें संभाल कर रखना है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं आयतन पर। पुराना आयतन और नया आयतन, इनको कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आयतन स्थिर रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा, चाहे हम उसे खींचें कुछ भी करें। तो हमने पुराना आयतन बराबर नया आयतन करके किया है। जैसा कि आपको पता ही है, तार बेलनाकार आकार का होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर एच यानी कि लंबाई, तो तार की लंबाई हमने एल मानी है, तो इसलिए एच की जगह हम एल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुराना है तो L1 और नया है तो L2। अब यहाँ हम पाई से पाई काट देंगे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, I² L1 बराबर I² R इसका स्क्वायर L2। अब यहाँ हम स्क्वायर को खोल देंगे, R²/4 गुणा में L2। अब यहाँ R² से R² भी कट गया, क्या बचता है? L1 बराबर 1/4 गुणा में L2। हमें L2 की वैल्यू चाहिए, यानी कि नई वाले जो खींचने के बाद जो तार की लंबाई है वो चाहिए। तो ये 4 भाग हो रहा है, ये इधर आकर गुणा हो जाएगा L1 के साथ, यानी कि L2 बराबर 4L1। तो अब हम निकालते हैं इनका प्रतिरोध का, जैसे कि फॉर्मूला आपको आज वर्कशीट में भी बताया गया है। ये है हमारा रो, इसको कहते हैं रो, और रो को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता गुणा में लंबाई अपॉन में क्षेत्रफल, रो L/A। तो पुराना प्रतिरोध का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो उसमें पुराने वाले को हम 1 से लिख रहे थे, R1 बराबर रो, चाहे हमारा तार तो हमारा वही रहेगा, चाहे हम उसे खींचे या कुछ करें, तो दोनों केस में रो ही लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है चाहे हम तार के साथ कुछ भी करें, क्योंकि तार जिस चीज़ का बना हुआ उसी चीज़ का ही बना है, खींचने से पहले भी और खींचने के बाद भी। लेकिन तार की लंबाई और क्षेत्रफल बदल रहा है, इसीलिए हमने 1 और 2 लंबाई और एरिया के साथ लिखा है। तो यहाँ देख लेते हैं, पुराना प्रतिरोध रो L1/A1 और नया प्रतिरोध रो L2/A2। अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमने पुरानी इक्वेशन 1 और 2 जो ली थी, उससे हमने R2 में L2 और A2 की वैल्यू अभी हमने पहले निकाली, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी हैं। L2 की वैल्यू 4L1 जो अभी निकाली थी, A2 की वैल्यू A1/4 जो अभी हमने निकाली थी। तो अब देख लीजिए, R2 को मैंने इस तरीके से लिख दिया है कि जो 4 था साथ में L के वो मैंने इधर ले आई हूँ, और नीचे A1 के साथ जो 4 भाग हो रहा था वो इसे ऊपर ले आई, तो यहाँ आकर गुणा हो गया। मैंने ये अलग क्यों किया है, ये इस तरीके से आप देख लीजिए, ध्यान से मिलाकर देखिएगा वीडियो पीछे ले जाकर, कि ये R1 की वैल्यू है। R1 भाई हमारा यही था, रो L1/A1, तो मैं इसकी जगह R1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। R1 गुणा में 4 गुणा 4 क्या होता है? 16। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ R2 बराबर 16 R1। क्या मतलब है इसका? हमें सवाल में पूछा गया था नया प्रतिरोध यानी कि हमें R2 निकालना है, और R1 क्या है? हमारा पुराना प्रतिरोध, यानी कि जो नया प्रतिरोध होगा तार के खींचने के बाद, वो पुराने प्रतिरोध का 16 गुना होगा। क्या होगा? पुराने प्रतिरोध का 16 गुना। होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप पहले वीडियो देखकर सारे अपनी कॉपी में लिख लें, और उसके बाद उस वीडियो को प्ले करें और साथ में अपनी कॉपी को देखते हुए समझें, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा।